नमस्कार, मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं और ज्योग्राफी की क्लासेस में कल हमने देखा था भारत के द्वीप और द्वीप समूह। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एक नया चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा, रिवर सिस्टम, या जिसकी स्टार्टिंग हम अक्सर देखते हैं बुक्स में अपवाह तंत्र। जब हम ज्योग्राफी की अध्ययन करते हैं और देखते हैं उसमें एक टॉपिक रहता है अपवाह तंत्र, तो हम उसी अपवाह तंत्र को आज की क्लास में देखेंगे। उसी अपवाह तंत्र को हम देखेंगे। आज का टॉपिक है अपवाह। आज का टॉपिक है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ड्रेनेज सिस्टम। देन क्या होता है ये अपवाह तंत्र? इस टॉपिक में हम देखेंगे होता क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है आखिर, ठीक है। इस चैप्टर में हम आखिर पढ़ेंगे क्या? तो बेसिकली जो अपवाह तंत्र है इसमें इसका अर्थ छिपा हुआ है। हम अपवाह जो तंत्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट अपवाह और सेकंड तंत्र, यानी कि कोई सिस्टम। इसका अपने आप में है कोई सिस्टम या कोई भी सिस्टम। तो किसका सिस्टम? अपवाह का, ठीक है। अपवाह का मतलब हो गया बहाव। अपवाह का मतलब क्या हो गया? बहाव। आपको समझ में है? कोई चीज बह रही है। क्या बह सकता है? क्या बह सकता है? मूवमेंट। जल बह सकता है ना, तो जल का बहाव। अपवाह का मतलब होता है, बेसिकली अपवाह का मतलब क्या हो गया? जल का बहाव, यानी नदी का बहाव। नदी का बहाव हम क्या अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे? जब कोई नदी एक निश्चित क्षेत्र से होके बहती है, जब कोई नदी एक निश्चित क्षेत्र से होके बहती है और अपनी सहायक नदियों के साथ बह रही है, या नदी ही नहीं रहे, नदी की ही यहाँ पे हम पर्टिकुलर बात नहीं करेंगे, कोई भी पानी जहाँ से होके गुजर रहा है वो नदी हो सकती है, तालाब तो ये बेसिकली एक ठहरा हुआ स्थान है, कोई भी जो मूव कर रहा है ना, तो वो क्या हो गया? अपवाह तंत्र। अब इसी अपवाह तंत्र में हम नदी, इसमें हम इस तरीके से देख सकते हैं अपवाह तंत्र को, नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा, नदी एवं उसकी सहायक, नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा, नदियों द्वारा बहाव, नदियों द्वारा बहाव, ये क्या हो कहलाता है? अपवाह। नदियों के द्वारा, नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जल का बहाव, नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा जल का बहाव। किसमें जल का बहाव? तो होगा कि कहीं भी जल बह सकता है? नहीं। किसमें जल का बहाव? एक निश्चित क्षेत्र में। किसमें जल का बहाव? एक निश्चित क्षेत्र में। तो हम कुछ जल अपवाह तंत्र को इस तरीके से देखेंगे, नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा एक निश्चित क्षेत्र में जो जल का बहाव होता है वही क्या कहलाता है? ड्रेनेज सिस्टम। वही क्या कहलाता है? ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में हम कुछ वर्ड्स को और डिफाइन करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में हम कुछ वर्ड को एक डिफाइन करते हैं। एक वर्ड होता है नदी द्रोणी, एक शब्द होता है नदी द्रोणी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम रिवर बेसिन। जब आप रिवर बेसिन, डियर फ्रेंड्स, जब आप ज्योग्राफी की बुक्स खोलते हैं और उसमें जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, तो उसमें ना कुछ टिपिकल से वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। नदी द्रोणी क्या होती है? जब मैंने या फिर कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे जब ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, मैम ये बताओ, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं उस पर्टिकुलर क्लास में आपको उन वर्ड्स के बारे में बताऊंगी। तो मैं जिनकी चर्चा कर रही हूँ, तो नदी द्रोणी एक वर्ड था, उसमें रिवर बेसिन। जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया था मैम ये होता क्या है, एक्चुअली इसके नाम में ही लिखा है रिवर बेसिन। बेसिन एक ऐसा एरिया, जैसे आजकल घर में बेसिन लगा होता है ना, उसी तरीके से, उस सेंस में हम इसको समझेंगे। बेसिन इस तरीके से होता है, तो उसी सेंस में हम बेसिन मतलब जहाँ जल बहेगा, जहाँ बहेगा, जल का बहाव। आप इसे प्रैक्टिकली लाइफ से जोड़ के देखें, बेसिन वर्ड का अर्थ ही है जहाँ से होके जल गुजरेगा, ठीक है। तो रिवर बेसिन की जब हम बात करेंगे तो जहाँ से होके रिवर गुजर रही है, वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ से होके रिवर गुजर रही है, लाइक वो रिवर बेसिन कहलाएगा, है ना।
ये हमें इमेज दिखाई दे रही है, ये हमें अपवाह तंत्र को एग्जैक्टली समझने के लिए, अपवाह तंत्र तो क्या हो गया, पानी जहाँ से पानी का बहाव, अपवाह तंत्र ये हो गया ना, पानी का बहाव, ये पानी का बहाव, ये अपवाह तंत्र हो गया। और वहीं जब हम बात करें रिवर बेसिन की, जब हम बात करें रिवर बेसिन की, ठीक है, अपवाह तंत्र में जब बात करें रिवर बेसिन की तो हम उस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ से होके वो रिवर गुजर रही है, हम पर्टिकुलर उस एरिया की बात कर रहे हैं। जैसे ये हमको रिवर दिखाई दे रही है, ये हमको रिवर दिखाई दे रही है ना, जैसे यहाँ से ये रिवर जा रही है, ठीक है, ये हमको रिवर दिखाई दे रही है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया रिवर कवर कर रही है, वही हम क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन। और रिवर बेसिन में कोई एक पर्टिकुलर रिवर ही नहीं आती है, रिवर बेसिन में वो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी मतलब उसकी सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो रिवर और उसकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरी को मिला के रिवर बेसिन बनता है। और एक वर्ड होता है जल ग्रहण क्षेत्र। एक वर्ड क्या होता है जो बुक में समझ में नहीं आया था बच्चों के, जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र। तो कुछ बच्चों के को ये वर्ड समझ में नहीं आया था, कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आया था, मैम ये जल ग्रहण क्षेत्र लिखा हुआ है, कैचमेंट एरिया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया। तो मैं आगे के लिए भी डियर स्टूडेंट्स आपको समझा देती हूँ, आगे के लिए भी समझा देती हूँ। जब कोई पर्टिकुलर वर्ड्स आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि आप उस शब्द को तोड़ लीजिए। आप क्या कीजिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, आप उस शब्द को तोड़ लीजिए। दो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, जल ग्रहण क्षेत्र, इसमें हमें 3 वर्ड्स बेसिकली दिखाई दे रहे हैं, जल ग्रहण क्षेत्र। जल मतलब वाटर, जो है उसका वाटर, ये तो सब समझ में आ जाता है। ग्रहण जो वो कवर कर रहा है, ग्रहण मतलब वो पर्टिकुलर एरिया जिसमें जल है, जल ग्रहण क्षेत्र वो पर्टिकुलर एरिया जिसमें जल है। तो ये हो गया एक ग्रहण करना, है ना, और क्षेत्र मतलब वो एरिया। तो अब आपको समझ में आओगे कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया में पर्टिकुलर उस रिवर की बात की जाती है, उसमें ना रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं आती हैं। कैचमेंट एरिया में क्या होता है, पर्टिकुलर इस रिवर की, अगर कोई एक रिवर मान के चलो ये रिवर बह रही है, तो ये जब कैचमेंट एरिया की बात आएगी तो पूछा जाएगा कि ये उसका कैचमेंट एरिया कितना है, तो हम केवल उस रिवर की बात करेंगे कि इसका कैचमेंट एरिया कितना है, ठीक है। जब हम रिवर बेसिन की बात करते हैं तो मैम इन दोनों में अंतर क्या हुआ, रिवर बेसिन में भी हमने यही बताया था आपने, कैचमेंट एरिया में भी आपने बताया यही बताया था। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम रिवर बेसिन में बता रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि रिवर बेसिन में रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी भी आती हैं, उसकी सहायक नदियों को भी ऐड किया जाता है। जब हम कैचमेंट एरिया की बात करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर एक सिंगल रिवर की बात करते हैं। हम क्या बात करते हैं, पर्टिकुलर उस सिंगल रिवर की बात करते हैं। तो जल ग्रहण क्षेत्र मतलब, कैचमेंट एरिया मतलब किसी एक नदी द्वारा, किसी एक सिंगल नदी द्वारा, किसी एक नदी द्वारा, किसी एक नदी के द्वारा ग्रहण, किसी एक नदी द्वारा, किसी एक नदी के द्वारा अब जो ग्रहण किया गया क्षेत्र, नदी के द्वारा, जो नदी अपना जो जल ग्रहण कर रही है वो वाला क्षेत्र, नदी के द्वारा ग्रहण किया गया क्षेत्र, ये क्या होता है, कैचमेंट एरिया होता है। अब आपको कुछ बच्चों के ये भी कमेंट्स आए थे मैम अगर जब नदी तंत्र पढ़ते हैं तो ये चैप्टर का नाम अपवाह तंत्र क्यों होता है, अपवाह तंत्र क्यों होता है, इसका नाम रिवर बेसिन या फिर इस तरीके से क्यों नहीं रखा। तो फ्रेंड्स, अपवाह जो तंत्र होता है वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है ना। अपवाह मतलब बहाव की बात हो रही है। बहाव के आगे हमने जल, जब जल का बहाव की बात करेंगे तो वो हम उसका एक पार्ट हो जाता है रिवर। अपवाह तंत्र का ही एक पार्ट हो जाता है नदियों, अपवाह तंत्र का एक पार्ट हो जाता है नदियाँ। हम नदियों की जब बात करते हैं तो जब नदी पढ़ रहे हैं तो हमें उससे पहले उसका ओरिजिन कैसे हुआ हम ये भी तो जानेंगे। नदी जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो नदियों को पढ़ने से पहले हम कुछ ये बोलते हैं ना कि इमारत को खड़ी करने से पहले नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इस तरीके से नींव है कि हमें इसके कुछ वर्ड्स को जानना है, समझना है।
तो हमने सबसे पहले देखा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हमने समझा था जल का बहाव, एक निश्चित सिस्टम के द्वारा जल बह रहा है, वो अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हमने देखा था इस तरीके से कोई भी नदी होती है, उसमें दो वर्ड्स देखे थे हमने। देखा था रिवर बेसिन, जिसे हिंदी में नदी द्रोणी बोलते हैं। रिवर बेसिन में नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो क्षेत्र कवर किया जाता है वो आता है। फिर हमने देखा था कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र में हमने किसी एक पर्टिकुलर नदी की बात की थी, किसी एक सिंगल नदी के द्वारा ग्रहण किया गया क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र किया है। फिर इसी नदी वाले चैप्टर में जो ये होते ना, ये इस तरीके से, इनको क्या बोलते हैं, उसमें आया था विसर्प। नदी की जब हम बात करें और ये ना समझें तो ये है ही नहीं, तो ये क्या हो जाते हैं, विसर्प, इसको बोलते हैं विसर्प। एक वर्ड आता है इस चैप्टर में विसर्प। मैम ये विसर्प इनको बोलते हैं इंग्लिश में मीनंडर, मीनंडर, ठीक है। तो मैम ये विसर्प क्या होते हैं, तो जो नदी, विसर्प यही होता है, मीनंडर। विसर्प क्या होता है, ये वाली जो स्थलाकृति, ये विसर्प होता है। जब ये नदियों की बात होती है तो नदी की भी तो एज होती है अपनी युवावस्था से लेके वृद्धावस्था तक। तो युवावस्था में नदी, एक प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न ये बनता है कि नदी किस अवस्था में विसर्प आकृति बनाती है, युवावस्था, वृद्धावस्था, इस तरीके से पूछा जाता है ऑप्शन में। तो नदी विसर्प कब बनाती है, अपनी युवावस्था में। जब वो युवा होती है तो फटाफट अपने विसर्प, मतलब बहुत तेज बहती है, तो वो अपने बहाव क्षेत्र में क्या बनाती है, विसर्प आकृति। विसर्प क्या होते हैं, इस तरीके से याद कर लेना। सर्प कैसे चलता है, सर्प भी तो ऐसे ही चलता है, उसी से विसर्प, ये शेप को क्या बोलते हैं, विसर्प। तो नदी अपनी, प्रश्न पूछा जाता है किस अवस्था में बनाती है, तो नदी युवावस्था में, युवावस्था में विसर्प बनाती है, युवावस्था में। एक फ्रेंड्स क्वेश्चन आ गई, एक विसर्प आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद एक प्रश्न आता है, उसके बाद एक प्रश्न, यहाँ से ही एक प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से ही एक प्रश्न पूछा जाता है, गोखुर, प्रश्न पूछा जाता है गोखुर झील। एक वर्ड है गोखुर, गोखुर झील। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। मैम ये क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होता है, जब हम झील, नदियों को पढ़ते हैं तो उनसे पहले, नदी का ओरिजिन को पढ़ने से पहले, नदियों के अंदर आते ही, और स्टूडेंट्स कि हम ये आते ही ये नहीं करेंगे कि हमने अब सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी ये पढ़ लिया, गंगा पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया। उसके मूल में कुछ चीज़ें हैं, उनको तो पढ़ें, उसके बाद ही तो एक क्रम से पढ़ा जाएगा। तो गोखुर झील में हम क्या पढ़ेंगे, गोखुर झील क्या होती है, सबसे पहले ये बताओ। तो जब हमने देखा कि नदी है कोई और ये विसर्प आकृति बनाती है युवावस्था में, तो फ्रेंड्स युवावस्था में वो तेज बहाव से बह रही है और विसर्प आकृति बना रही है। लेकिन जब वो अपनी वृद्धावस्था में जाती है, जैसे मनुष्य की अवस्थाएं होती हैं वैसे नदियों की भी होती है, ये भी नेचर है। तो जब वो अपनी वृद्धावस्था में जाती है तो क्या हो जाता है, पानी का बहाव कम हो जाता है। नदी, जैसे हम अपने मनुष्य की ही एज को देखें तो हम युवावस्था में एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन वहीं वृद्धावस्था में क्या हो जाते हैं, थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं। तो वैसे ही नदियां हैं, तो ये अपनी जब युवावस्था में ये आकृति बना रही है, लेकिन क्या होता है, ठीक है, फिर क्या होता है जब वृद्धावस्था में होती है ना, तो जैसे लाइक ये नदी है, ये बनाया इसने, अपनी मीनांडर्स बनाए, ये इसने विसर्प बनाए, लेकिन जब वृद्धावस्था में हो जाती है तो यही विसर्प से, मान के चलो ये वाली आकृति कट के यहाँ हो गई और यहाँ पानी भर गया, यहाँ क्या भर गया, पानी भर गया। ये इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। कब, अब ये नदी की कौन सी अवस्था में बनती है, नदी की वृद्धावस्था में, नदी की वृद्धावस्था में ये ऑक्सबो लेक बनती है। तो आप समझ गए होंगे। और युवावस्था में कौन सी आकृति बनाती है, गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज बनाती है। जब नदी अपनी ओरिजिन होता है नदी का, तो पहाड़ों से एक्चुअली जब बर्फ़ जम जाती है तभी नदी बनती है। हमने नदी का फॉर्मेशन कैसे पढ़ा था, मैंने जब हिमालय पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि जब हिमालय या कोई भी पहाड़ होते हैं तो वहाँ पे जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो वो जब पानी होता है वो नदियों का रूप ले लेता है और नदी का बहाव होता है, नदियाँ बन जाती हैं। और नदी जब पहाड़ से नीचे आती हैं तो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। तो उसी में जब नदी पहाड़ी क्षेत्र में होती है तो लाइक ये पहाड़ है, ये पहाड़ है,
ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, नदी ये बर्फ जम रही है और ये पानी बनेगा, तो ये गॉर्ज ऐसी करके आकृति बनती है, ये नदियाँ इसके बीच में होके बोलती हैं। तो नदी अपनी युवावस्था में गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज आकृति, और क्या बनाती है, वी आकार की घाटी बनाती है। नदी अपनी युवावस्था में क्या बनाती है, वी आकार की घाटी। तो प्रश्न फ्रेंड्स कैसे पूछेगा, प्रश्न ये आपको देगा गॉर्ज, वी आकार की घाटी और ये गोखुर लेक और युवावस्था, इनमें से नदी कौन सी अपनी वृद्धावस्था में आकृति को प्राप्त करती है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स के गॉर्ज, व्याक्र की आकृति और विसर्प, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, नदी की युवावस्था में। क्या क्या मिलता है नदी की युवावस्था में, क्या क्या मिलता है नदी की युवावस्था में, हमें मिलते हैं गॉर्ज, वी आकार की घाटी और विसर्प, ये हमें नदी की युवावस्था में मिलते हैं। और गोखुर झील हमें नदी की वृद्धावस्था में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अपवह तंत्र, नदी बेसिन, कैचमेंट एरिया। उसके बाद हमने पढ़ा था ये विसर्प को आपने देख लिया, सर्प जैसी जो आकृति है इसी को विसर्प बोलते हैं। जब नदी वृद्धावस्था में जाती है तो यहाँ से कट जाएगी, यहाँ से, और ये पानी, ये क्षेत्र अलग हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, ऑक्सबो लेक या गोखुर झील, इसको बोल देंगे गोखुर झील। ठीक है, डन। अब हम आगे पढ़ेंगे आगे हम देखेंगे नदियों के टाइप्स, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर। अभी हमने ड्रेनेज सिस्टम की बात की, सबसे पहले हमने किसकी बात की, ड्रेनेज सिस्टम की। अब हमने क्या देखा है, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर। तो जो रिवर का ड्रेनेज पैटर्न होता है वो बेसिकली इस टाइप का हो सकता है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सबसे पहले होता है डेंट्रिक, इसे हिंदी में बोलते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार को इंग्लिश में बोलते हैं डेंट्रिक पैटर्न डेवलप्स ऑन रिलेटिवली यूनिफॉर्म बेडरॉक। तो वृक्षाकार प्रतिरूप, तो हम जब नदियों में पैटर्न देखते हैं ना, कोई नदी कैसे बह रही है, वृक्ष की तरह, कोई नदी कैसे बहती है कोई नदी कैसे बह रही है, इसको हम बोलते हैं जालीनुमा प्रतिरूप। नंबर 1 वृक्षाकार प्रतिरूप। दूसरा हमने देखा जालीनुमा प्रतिरूप, इसे बोलते हैं जालीनुमा प्रतिरूप। सेकंड क्या देखा, जालीनुमा प्रतिरूप। थर्ड हमने फ्रेंड्स देखा इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल, इसको इंग्लिश में वृक्षाकार को बोलते हैं डेंट्रिक। सेकंड हमने देखा जालीनुमा प्रतिरूप, इसको बोलते हैं टेरेस, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है। थर्ड हमने देखा रेडियल, क्या देखा, रेडियल, इसको हिंदी में बोलते हैं अरीय प्रतिरूप। और फोर्थ हमने देखा सेंट्रीपिटल, इसमें है नहीं, इसमें शो नहीं किया हुआ है सेंट्रीपिटल, मैं आपको बता दूंगी, ये ट्रेलिस का ही दोनों है। फोर्थ है हमारा सेंट्रीपिटल। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ ये नोट डाउन करते सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम, सेकंड टॉपिक था ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर। हमने नदियों के पैटर्न को देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 4 तरीके की नदियां होती हैं। पैटर्न जो होता है, सबसे पहले फर्स्ट होता है वृक्षाकार प्रतिरूप, सेकंड जालीनुमा प्रतिरूप, इसको ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं, थर्ड रेडियल प्रतिरूप, इसे अरीय प्रतिरूप बोलते हैं, चौथा है सेंट्रीपिटल, इसे अभिकेंद्रीय बोलते हैं। अब हम इसे एक एक करके समझेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लें।
हो गया होगा नोट डाउन। तो सबसे पहले हम समझेंगे वृक्षाकार प्रतिरूप क्या होता है। वृक्षाकार प्रतिरूप, हम वृक्ष को देखते हैं तो कुछ इस तरीके की शेप देखते हैं ना, कुछ ऐसी आकृति देखते हैं ना। वृक्ष की जब हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके के वृक्ष होते हैं, यानी कि मेन ट्री और उसकी ब्रांचेज, मेन ट्री और उसकी ब्रांचेस। तो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पे चूँकि हम रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिवर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो रिवर भी तो कुछ ऐसी होती है। अगर आप गंगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा तो आप, हम गंगा की बात करें, सिंधु की बात करें, सतलज की बात करें, तो हम देखते हैं ये मेन रिवर होती है। ये क्या होती है, मेन रिवर, और इसकी कुछ इस तरीके से ट्रिब्यूटरी होती हैं। इसकी कुछ क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरी होती हैं कि नहीं होती हैं। और फिर इस ट्रिब्यूटरी में भी कुछ स्मॉल रिवर्स हो जाती हैं, ट्रिब्यूटरी में भी कुछ स्मॉल रिवर्स होती हैं। तो ये जो पैटर्न है, तो आपको ये ट्री और उसकी ब्रांचेज की तरह कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये पैटर्न कैसा दिखाई, मैंने बताया आपको, ये एक अभी रिवर थी, मैंने अभी आपको दिखाया डेंट्रिक पैटर्न, ये रिवर थी, मैंने आपको दिखाया ये रिवर थी। इसको अगर हम, मैंने आपको दिखाया कि ये क्या थी, एक रिवर है, डन। ये क्या है, कोई एक रिवर है। वृक्षाकार प्रतिरूप, तो वृक्ष भी तो कुछ ऐसे ही होते हैं। ये कोई रिवर है, ठीक है, मान लो, और इसमें जो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, पर हम इसे ट्रिब्यूटरी देखें तो कुछ ऐसे ट्रिब्यूटरी होंगी, और इन ट्रिब्यूटरी की भी कुछ स्मॉल ट्रिब्यूटरी होंगी। तो कुछ ट्री जैसी शेप हो गई ना, कुछ ट्री जैसी शेप हो गई ना, ट्री जैसी शेप। इस ब्रांचेज में भी ये ट्री की जैसे ब्रांचेज होती हैं वैसे ही रिवर की होती हैं। तो इस वाले पैटर्न को बोलते हैं डेंट्रिक पैटर्न। इस वाले पैटर्न को क्या बोलते हैं, डेंट्रिक पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं, डेंट्रिक पैटर्न, वृक्षाकार प्रतिरूप। ये मैम आप हमको क्यों पढ़ा रही हो, उसकी ज़रूरत क्या है, जब ये भी तो बात है, ये आप क्यों पढ़ा रही हैं मैम। तो डियर स्टूडेंट्स, आजकल जो एग्ज़ाम होते जा रहे हैं वो आपसे गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र की नदियाँ, सहायक नदियाँ, केवल यही नहीं पूछेंगे। आज का जो टाइम है बहुत आगे बढ़ चुका है, तो अब इनमें से वो डाल देगा कि इनमें से कौन सी नदियाँ डेंट्रिक पैटर्न की है, या फिर बोलेगा इनमें से कौन सी नदियाँ आपका रेडियल पैटर्न है। तो वृक्षाकार प्रतिरूप का जो उदाहरण है वो है आपका उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, उत्तर भारत की नदियाँ जो हैं वो कौन सी नदियाँ हैं, वो डेंट्रिक पैटर्न है। इसमें बेसिकली साउथ की भी नदियाँ आ जाती हैं, ऐसा नहीं है केवल उत्तर भारत की हैं। इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो हम बात करेंगे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी, हम बात करेंगे सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरी, हम बात करेंगे गोदावरी और उसकी ट्रिब्यूटरी। तो केवल उत्तर भारत की भी नहीं है, साउथ की भी हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर लें। डेंट्रिक पैटर्न क्या होता है ये समझ में आपको आ गया होगा। उससे प्रश्न किस तरीके से बनता है ये भी आपको मैंने बता दिया। उत्तर भारत की नदियाँ, वो प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन सी नदी डेंट्रिक पैटर्न बनाती है। तो पैटर्न जब समझ में आएगा ना फ्रेंड्स, तो आपको आंसर्स आप दे दोगे, ठीक है। तो आपको क्या रटना नहीं पड़ेगा। आज होता क्या है, बेसिकली बुक्स को रट के चले जाते हैं एग्ज़ाम में, है ना, और एग्ज़ाम में जाते ही चूँकि हमने रटी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, आप इमेजेस देख रहे हैं, मीनेंडर्स क्या होते हैं, ऑक्सबोलेक क्या होती हैं, तो आप इसको भूलेंगे नहीं, है ना, आप इसको भूलेंगे नहीं। तो आप कुछ इस तरीके से पढ़िए मेरे साथ में। तो हमने डेंट्रिक पैटर्न देखा। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हम बात करते हैं ट्रेलिस पैटर्न। सेकंड हम बात करते हैं ट्रेलिस की। ट्रेलिस क्या होता है, ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है, जब ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है, ये वाली जो आकृति दिखाई दे रही है, ये वाली आकृति दिखाई दे रही है, तो ये मान के चलो ये मुख्य नदी है, ये इसकी क्या है, मुख्य नदी है। मुख्य नदी की सहायक नदी जब समकोण पर उसे काटती है, समकोण मैथ्स में आपने देखा होगा, समकोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको समकोण कहते हैं। तो इसमें यह है कि जब मुख्य नदी उस अपनी सहायक नदी को समकोण पर काटती है, या सहायक नदी मुख्य नदी को समकोण पर काट रही है, तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, ये हो गया आपका ट्रेलिस पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न हो गया, ये हो गया आपका ट्रेलिस पैटर्न। इसको हिंदी में बोलते हैं जालीनुमा प्रतिरूप। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जालीनुमा
इसको हिंदी में बोलते हैं जालीनुमा प्रतिरूप। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपको दिखाई भी दे रहा है, ये मुख्य नदी है इसकी, जब मुख्य नदी है और ये इसकी सहायक नदी इसको समकोण पर काट दी, फिर ये इस मुख्य नदी हो गई, ये इसकी सहायक नदी समकोण पर। जब मुख्य नदी को उसकी सहायक नदी के द्वारा समकोण पर काट दिया जाता है, तो इसको ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। काट दिया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। सेकंड ट्रेलिस पैटर्न। थर्ड हम देखेंगे अरीय प्रतिरूप। थर्ड हम क्या देखेंगे? अरीय प्रतिरूप। आपको कुछ इस तरीके से पहाड़ जैसी आकृति दिखाई दे रही है इस मैप में, आपको कुछ इस तरीके से वॉल्केनो, पहाड़ जैसी आकृति दिखाई दे रही है। वॉल्केनो से भी माउंटेन बन जाता है, दिखाई दे रही है ना? डन। आपको कुछ इस तरीके से पहाड़ जैसी आकृति दिखाई दे रही है। जब एक सिंगल पहाड़ से जब कोई नदी निकलती है चारों ओर, जब एक पहाड़ से नदी चारों ओर निकल रही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अरीय प्रतिरूप। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अरीय प्रतिरूप। आपको मैं समझा दूं, ये कोई पहाड़ है और हमें वैसे भी पता है कि पहाड़ों से नदी निकली, लेकिन इस पहाड़ से, ये कोई पहाड़ है और इससे नदी निकली। आप इसको एग्जाम्पल, इसका ध्यान आ गया होगा, जब नदी चारों दिशाओं में बह रही है, ये पहाड़ है और जब कोई एक नदी इधर आ गई, एक नदी इधर आ गई, एक नदी क्या हुआ? इधर आई, निकल के गई पहाड़ से, और एक दूसरी नदी दूसरी साइड गई, तो ये कौन सा पैटर्न बना रही है? ये रेडियल पैटर्न बना रही है, ये अरीय प्रतिरूप बना रही है। ये पहाड़ हुआ, ये अगर इसी इमेज को आप इस तरीके से यहाँ देखें, ये पहाड़ है, एक नदी इधर बह रही है, दूसरी इधर बह रही है। आपको भी मैं नाम ले दूँ, नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है, तो ये अमरकंटक हो गया, ये पहाड़, ये अमरकंटक, ये क्या हो गया? अमरकंटक, और ये क्या हो गई? नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा नदी इनमें से कौन सा प्रतिरूप पैटर्न बना रही है? ऑप्शन होगा वृक्षाकार, दूसरा होगा जालीनुमा, तीसरा होगा रेडियल, चौथा होगा आपका अभिकेंद्रीय। तो आप बता देंगे नर्मदा नदी, मैंने आपको बताया नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ से निकल रही है ना, तो नर्मदा नदी कैसा पैटर्न बना रही है? आपका रेडियल पैटर्न, अरीय प्रतिरूप बना रही है। कौन सा प्रतिरूप बना रही है? अरीय प्रतिरूप बना रही है। दूसरा मैं अभी नाम ले लूँ, सोन नदी भी तो अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी निकलती है कि नहीं? सोन नदी से एक और क्वेश्चन आ गया, अपनी बहाव की उल्टी दिशा में बहती है सोन नदी। ठीक है, तो नर्मदा भी अमरकंटक से निकल रही है। तो एक ही पहाड़ से जब नदियां चारों दिशा की तरफ निकलती हैं तो वो बन गया अरीय प्रतिरूप। आप भूलोगे क्या? आप अब इसको नहीं भूलोगे, आप कुछ इस तरीके से पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे। अगर केवल किताब में आंख बंद करके पढ़ते तो शायद आप भूलते, रटते। अब आपने क्या किया, यहाँ पे चीज़ों को देखा है, और जो चीज़ हमको विजुअल हो जाए, मूवी देखते हो भूलते हो, नहीं भूलते हो ना, तो ऐसे ही जब पिक्चर को हम देखते हैं तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है और हम उसे नहीं भूल पाते हैं। इसमें 3 पैटर्न हो गए। अब हम चौथा पैटर्न देखेंगे। हम अभिकेंद्रीय। चौथा पैटर्न देखेंगे हम अभिकेंद्रीय। नदी, यानी वो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप पैटर्न, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप को ही इंग्लिश में हम बात करें तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल पैटर्न। सेंट्रीपीटल पैटर्न अभिकेंद्रीय, जैसा कि इसके नाम में, मतलब कि केंद्र है और सेंटर है, और सेंटर से चारों ओर रिवर जा रही है।
सॉरी नाम में ही क्या है, सेंटर की ओर आ रही है। अभिकेंद्री मतलब ये सेंटर है, ये सेंटर है और चारों ओर से रिवर इसमें आ रही है, तो इस वाले पैटर्न को हम बोलते हैं अभिकेंद्री नदी। इसको याद करना ऐसे इजी हो जाएगा। मैम इसको याद कैसे करें, ये पैटर्न वैटर्न को कैसे याद करें फ्रेंड्स? ये 4 पैटर्न है, आप 2-2 करके याद रखेंगे। डेंट्रिक बहुत ईजी था। अक्सर जो रिवर्स मैंने बताया था वो किस पैटर्न में होती है, डेंट्रिक पैटर्न में होती है, मतलब कि वृक्षाकार प्रतिरूप में। ओके, ये एक सिंगल रिवर और ये इसकी ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी की भी ब्रांचेस, तो ये वृक्ष जैसी आकृति हो गई, इसे आप नहीं भूलेंगे। दूसरा ये बहुत ईजी हो गया है ना, जालीनुमा, नाम में ही याद करने की जरूरत नहीं है, जाली जैसी हो गई है ना, जालीनुमा, ये याद। तीसरा है रेडियल और अभिकेंद्री, ये भी आप देखो जोड़े के हिसाब से याद रखोगे। इसमें हमने बताया था पहाड़ से चारों ओर नदी जब जाए तो वो अरीय प्रतिरूप बनाती है, ठीक है। लेकिन जब चारों ओर से नदी एक सिंगल किसी झील या तालाब में आके गिर रही है तो वो कौन सा प्रतिरूप हो गया, अभिकेंद्रीय। नाम में ही है ना, सेंटर की ओर आ रही है। नाम में क्या है, केंद्र मतलब सेंटर, केंद्र मतलब सेंटर। तो जब ये चारों ओर से सेंटर की ओर आए तो ये क्या हो गया, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो आपने आज अभी ये देखे पैटर्न, आपने क्या देखे पैटर्न, इसको नोट डाउन करते रहें। ये हो गया डियर फ्रेंड्स, हमने पैटर्न देख लिए। हमने आज ये पैटर्न देख लिए, ड्रेनेज पैटर्न कौन कौन से होते हैं, चारों आप मेरे साथ रिकॉल करेंगे। सबसे फर्स्ट हमने देखा था वृक्षाकार प्रतिरूप, इसे डेंट्रिक पैटर्न बोलते हैं। याद करना भी इजी है, जैसे ट्री की ब्रांचेज होती हैं, जब रिवर वैसी शेप ले ले। इसका मैंने एग्जाम्पल कौन सा बताया था, नॉर्थ इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं वो बताया था। कौन कौन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी साउथ की ये ड्रेनेज पैटर्न लेती है। ट्रेलिस जालीनुमा हो गया। नर्मदा और सोन इसका बताया था, यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया और आने वाले एग्जाम में बिल्कुल संभावना है कि प्रश्न पूछा जाए, आपसे जनरल पूछ लेगा नर्मदा और सोन कौन सा पैटर्न बना रही हैं, तो आपका आंसर होगा रेडियल पैटर्न यानी कि अरीय प्रतिरूप। और चौथा मैंने बता दिया अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। अब हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम। अब हम स्टार्टिंग करेंगे रिवर्स की। तो नदी की जब हम शुरुआत करते हैं, नदियाँ, भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, नदियों की जब शुरुआत करते हैं तो भारत की नदियाँ, भारत की नदियों को वैसे तो हम मतलब कई टाइप से देख सकते हैं, भौगोलिक आधार पर उसका अलग अलग विभिन्न प्रकार से विभाजन भी कर दिया गया है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम कई आधार पे देख सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम उनको इस तरीके से पढ़ लें कि भारत की नदियों को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक नदियाँ वो हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, दूसरी नदियाँ वो हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे भारत की इसका जो पढ़ेंगे भौगोलिक आकृति के आधार पर। हम क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक आकृति के, भौगोलिक आकृति के आधार पर भारत की नदियों का विभाजन। आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर भारत की नदियों का विभाजन, भौगोलिक आकृति के आधार पर भारत की नदियों का विभाजन। तो हमने इसे बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। एक नदी वो हैं जो हिमालयन रेंज से निकलती हैं, हिमालयी नदियाँ। एक नदी वो हैं जो हिमालय रेंज से निकलती हैं नदियाँ, और दूसरी नदी वो हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। दूसरी नदी कौन सी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। डन। हमने नदियों को हम 2 तरीके से समझेंगे, एक वो नदियाँ जो हिमालय रेंज से निकलती हैं और दूसरी वो नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। तो हिमालय जो नदियाँ हैं इसको भी हम 3 टाइप्स में बांट लेंगे। फर्स्ट, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ।
सेकंड हम पढ़ेंगे हिमालयी नदियों में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, गंगा के बारे में। और थर्ड हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र, थर्ड हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। ये उत्तर भारत की, ये हम इनको उत्तर भारत की नदियों के हिसाब से भी समझ सकते हैं। कौन कौन से नॉर्थ में हिमालय से निकलती हैं? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ, दूसरा गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, तीसरा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। इसको नोट डाउन कर लें फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन कर लें। कुछ इस तरीके से आज की क्लासेस में हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया होगा? पढ़े। हम देखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों को। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु एवं उसकी, ये एक इमेज दिखाई दे रही होगी आप सभी को, ये इमेज दिखाई दे रही होगी। तो ये है, यहाँ से ये आपको इंडस लिखा है ना, इसे इंग्लिश में इंडस बोलते हैं। इसे, ये जो इंडस लिखा, ये है इंडस रिवर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। इसे बोलते हैं सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी का सबसे पहला प्रश्न बनता है सिंधु नदी से। सिंधु नदी यहाँ है तिब्बत, तिब्बत से ये निकल के भारत में लेह से होते हुए और ये पाकिस्तान में, अधिकतर इसका जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के 80% भाग। सिंधु नदी का सबसे बेसिकली क्वेश्चन बनता है, अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो इसका 20% जो वाटर है वो एरिया है जो भारत में आता है और 80% इसका पाकिस्तान। पहले ये पूरी नाम में ही लिखा है ना इंडस, इंडिया से ही बना है इंडस, मतलब कि भारत का जो इंडस है, इंडस रिवर है, ये इंडिया में। लेकिन जब से पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ है तो इसका 20% पार्ट, इसका 20% यहाँ से यहाँ तक, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसका जो 20% है एरिया वो इंडिया में और 80% आफ्टर डिवाइडेशन ये चला गया पाकिस्तान में। ओके, तो आज भी जब इस सिंधु नदी जल समझौता जब हुआ था तो उसमें बोला गया था कि इसका 20% जल का उपयोग भारत करेगा और 80% पाकिस्तान। ठीक है, सिंधु नदी का। तो ये हो गया। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है यहाँ तिब्बत। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत। तिब्बत के कैलाश मानसरोवर, तिब्बत के कैलाश, तिब्बत के कैलाश जो पर्वत है, तिब्बत का कैलाश पर्वत, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और तिब्बत में इसको सांग खान चा ऐसे कुछ करके नाम है इसका, तिब्बती नाम, तो आप उस तरीके से याद रखेंगे। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत के कैलाश पर्वत से। और भारत में ये कहाँ एंटर करती है? पहले बोला जाता था, एक और पॉइंट्स याद रखना फ्रेंड्स, पहले जो सिंधु नदी होती थी भारत में बोलते थे जम्मू कश्मीर में होके जाती है। जब तक यूटी नहीं बना था लद्दाख तो बोलते थे जम्मू कश्मीर में होके जाती है, क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था। लेकिन अब हमें ये अपडेट करना है कि सिंधु नदी कहाँ से होके जाती है? लद्दाख से होके जाती है, जम्मू कश्मीर से होके नहीं जाती है। तो ये लद्दाख के, एक प्रश्न ये भी बनता है कि सिंधु नदी भारत के केवल लद्दाख के लेह जिले से होके गुजरती है। तो ये प्रश्न अगर पूछा जाए, कि सिंधु नदी भारत में किस जिले से होके गुजरती है, तो सिंधु नदी भारत में लद्दाख के, सिंधु नदी भारत में कहाँ से होके गुजरती है? सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर गुजरती है, लेह जिले से होकर गुजरती है। आपको ये ध्यान रखना है, लेह जिले से होकर गुजरती है। अब आप जब सिंधु नदी की बात आएगी तो आप जम्मू कश्मीर की जगह क्या पढ़ेंगे? लद्दाख, कि सिंधु नदी लद्दाख से होकर गुजरती है। लद्दाख के भी किस जिले से? लेह जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, लद्दाख के लेह जिले से होकर
बिल्कुल संभावनाएं प्रश्न बन सकता है कि किस कहाँ से होकर गुजरती है, तो लद्दाख के लेह जिले से होकर गुजरती है और ये यहाँ पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है मिठानकोट से। यहाँ पे ये मिठानकोट से सिंधु नदी में, ये प्रश्न एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि सिंधु नदी में किस पर्टिकुलर एरिया में जो 5 इसकी सहायक नदी हैं कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज ये कहाँ मिलती हैं, तो पाकिस्तान में मिठानकोट। इस पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है, पाकिस्तान में मिठानकोट। पाकिस्तान में मिठानकोट के पास, मिठानकोट के पास इसमें 5 नदियाँ आके मिलती हैं। इन 5 नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। पाकिस्तान में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज ये पाकिस्तान में मिठानकोट के पास आके सिंधु नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में मिठानकोट के पास इसमें 5 नदियाँ मिल जाती हैं और फाइनली ये यहाँ पे पाकिस्तान कराची के नीचे जाके ये अरब सागर में इसका मुहाना है। सिंधु नदी का मुहाना नीचे किधर है, अरब सागर में। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें, इंडस हो गया। इंडस का प्रश्न पूछा जाए कहाँ से ओरिजिन होता है, तो तिब्बत के कैलाश पर्वत से इसका ओरिजिन होता है। ये भारत में कहाँ एंटर करती है, तो लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख के किस जिले में होके गुजरती है, तो लेह जिले से होके गुजरती है और फिर ये पाकिस्तान से होते हुए जो कहाँ पे आके ये 5 नदियाँ इससे मिलती हैं। सिंधु नदी की जो ट्रिब्यूटरी हैं, पंचनद बोलते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो पाकिस्तान के मिठानकोट में ये 5 नदियाँ मिलती हैं और फाइनली ये कहाँ अपना मुहाना बनाती है, तो अरब सागर में ये अपना मुहाना बनाती है। तो ये हमारी इंडस थी। इंडस की अब हम बात करें तो सहायक नदियाँ, इंडस की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ तो आपको ये मोटे तौर पे दिखाई दे रही हैं। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज ये तो सभी पढ़ते हैं। हम देखेंगे इंडस की, अगर ये इसका मुहाना है तो ये में कौन से बायां तट, ये कौन सा इधर बायां तट हो गया ना, इधर सिंधु का कौन सा हो गया, सहायक नदियां देखें हम अगर इसकी, ये आप नोट डाउन कर लेना, ये इंडस है। देन इसकी सहायक नदियां एक तो इधर से होंगी, इसे बोलते हैं इंडस का बायां, क्योंकि नदी इधर बह रही, ये जा रही है। ठीक है, इंडस नदी इसका मुंह इधर है तो ये इसका बायां तट हो गया। ये कौन सा तट हो गया, बायां, और ये कौन सा तट हो गया, दायां तट। जब दाहिने तट से पूछे प्रश्न, बाएं और दाहिने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम केवल इनको याद करके चले जाते हैं और आखिरकार प्रश्न हमारा जब आंसर चेक करते हैं तो गलत होता है। तो अगर पूछे दाहिने तट से कौन सी नदियां मिल रही हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, और वो बाएं तट की पूछ ले तो बाएं तट की आप बता देंगे श्योक, बाएं तट से आप बता देंगे श्योक। डन, आप बता देंगे जासकर, आप बता देंगे जासकर, आप बता देंगे स्पीति, आप बता देंगे स्पीति, आप बता देंगे हुंजा, हुंजा। ये इसकी बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। ये कौन सी नदियां हैं इसकी, बाएं तट से, बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, श्योक है, जासकर है, स्पीति है, हुंजा। बाएं तट से मिलने वाली कौन कौन सी हैं, श्योक, जासकर, स्पीति, हुंजा। और दाएं तट से मिलने वाली कौन सी हैं, दाएं तट से मिलने वाली, दाएं तट से, दाएं तट से मिलने वाली नदी, दाएं तट से मिलने वाली, दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, तो ये कौन सी हो जाएंगी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज ये हमारी इंडस ट्रिब्यूटरी, ये कौन सी हो गई हमारी इंडस। इंडस की जो अगर हम ट्रिब्यूटरी की जब बात कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। जब हम झेलम नदी की बात करते हैं, ठीक है, जब हम झेलम नदी की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन यहाँ पे कौन सी रेंज देखी थी हमने जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कौन सी रेंज देखी थी, पीर पंजाल। और पीर पंजाल रेंज के पास में वेरी नाग झील है, पीर पंजाल के पास में वेरी नाग झील है ना, वेरी नाग झील। ठीक है, तो यहाँ से झेलम का ओरिजिन होता है। झेलम का ओरिजिन कहाँ होता है, झेलम का उद्भव कहाँ से होता है, तो वेरी नाग, पीर पंजाल रेंज में, पीर पंजाल रेंज के निकट, पीर पंजाल रेंज के निकट, पीर पंजाल रेंज के निकट वेरी नाग झील से झेलम का उद्गम होता है।
झेलम इस तरीके से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है ना, और यहाँ पे आके ये चेनाब से मिल जाती है। तो झेलम ये भी उसका किसी भी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो उसके आते हैं, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है ना, एंडिंग पॉइंट्स क्या है और उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं। तो ओरिजिन ध्यान रखें, एंडिंग पॉइंट्स ध्यान रखें और ट्रिब्यूटरी याद है। तो बेरीनाग झील से इसका ओरिजिन हुआ और ये किस में आके मिल गई, झेलम मिल गई चेनाब में। झेलम किस में आके मिल गई, चेनाब में, और चेनाब इसकी इंडस के। तो झेलम का किस में है, चेनाब। झेलम कहाँ आके मिल जाती है, चेनाब में। उसके बाद हम देखेंगे चेनाब नदी। झेलम के बाद हम कौन सी देखेंगे, चेनाब नदी। तो चेनाब नदी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो 5 नदियाँ हैं इसमें अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण नदी को मानूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कौन सी है, चेनाब नदी। वो कौन सी है, चेनाब नदी। सबसे पहला क्वेश्चन चेनाब नदी से बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन चेनाब नदी से बनता है कि ये जो 5 नद हैं, जो 5 नदियां हैं, इनमें सबसे बड़ी नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। इनमें सबसे कुछ बड़ा पहला क्वेश्चन बनता है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। सिंधु की सबसे बड़ी, प्रश्न नंबर 1 बनता है चेनाब से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो आपका आंसर क्या होगा, चेनाब। चेनाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आपका आंसर क्या होगा, चेनाब। दूसरा प्रश्न बन जाता है चेनाब से, दूसरा प्रश्न बन जाता है चेनाब से कि चेनाब का उद्गम कहाँ से होता है। चेनाब का उद्गम कहाँ से होता है, तो चेनाब नदी का उद्गम बारालाचाला दर्रे, बारालाचाला दर्रे, बारालाचाला दर्रे से। चेनाब नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, चेनाब का उद्गम होता है बारालाचाला दर्रे से। बारालाचाला दर्रे से 2 नदियाँ, कौन कौन सी 2 नदियाँ, चंद्र और भागा। बारालाचाला दर्रे से 2 नदियाँ चंद्र और भागा निकलती हैं और वो हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास आके एक हो जाती हैं और ये चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। ये हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चेनाब नदी। इसे हम क्या बोलते हैं, चेनाब नदी। इसे हम क्या बोलते हैं, चेनाब नदी। तो चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे पहली बात। दूसरा, ये बारालाचाला दर्रे से होके निकलती है। इसमें छोटी छोटी 2 नदियाँ निकलती हैं, चंद्र और भागा, जो हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास चंद्रभागा के नाम से एक हो जाती है, जिसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं, और ये चेनाब नदी है और यही चेनाब नदी का रूप ले लेती है। चेनाब नदी कहाँ पे, सिंधु से आके उसमें विलय हो जाता है, चेनाब का सिंधु में आके विलय हो जाता है। झेलम हो गई, चेनाब हो गई। अब उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है रावी। रावी कौन से दर्रे से निकलती है, रावी का जो ओरिजिन है वो रोहतांग दर्रे से होता है। रावी का ओरिजिन कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे से। ठीक है, रावी और ब्यास इन दोनों का ओरिजिन कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे से। रावी और ब्यास दोनों का ओरिजिन कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे से। रावी जो है, जो रावी है, रावी नदी आके चेनाब में मिल जाती है। रावी नदी आके कहाँ मिल जाती है, ये पॉइंट्स याद रखना। रावी चेनाब में मिल जाती है और जो ब्यास नदी है वो सतलज में, ब्यास है वो सतलज में। तो हम देखेंगे, ये ऊपर से मैं साफ कर दूँ, सबने नोट डाउन कर लिया, सबने नोट डाउन कर लिया। अभी हम देखेंगे, हाँ, अब हम देखेंगे रावी और व्यास। रावी और व्यास
ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से। रावी और व्यास कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। और रावी जो है वो चेनाब में मिल जाती है, आपको जैसा कि पिक इमेज में दिखाई दे रहा है, ये रावी नदी है और ये किस में आके मिल जा रही है? चेनाब में। ये रही रावी, झेलम, चेनाब और रावी। रावी किस में आके मिल गई? चेनाब नदी में। और जो ब्यास है वो आपके सतलज नदी। हरिके बैराज किस नदी पे है? हरिके बैराज, ब्यास। तो ये हो गया रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी पे थीन परियोजना है, रावी पे थीन परियोजना है। राणा प्रताप सागर परियोजना भी रावी नदी के तट पर है। ब्यास आके मिल गई सतलज में। और सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतलज नदी का उद्गम होता है, सतलज नदी की अगर हम बात करें तो सतलज नदी का उद्गम होता है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में शिपकला दर्रे से होके। सतलज नदी का जो ओरिजिन है, सतलज नदी का जो ओरिजिन है वो तिब्बत की, जहाँ से सिंधु निकली थी, जहाँ से सिंधु निकली थी वहीं से ये सतलज निकलती है। आपने देखा था ना, यहाँ से सतलज सिंधु निकली थी, वहीं से सतलज निकलती है। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर पर्वत जो है वहाँ पे एक लेक है राकसताल। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर, तिब्बत में कैलाश मानसरोवर, तिब्बत में कैलाश मानसरोवर पर एक लेक है राकसताल लेक, राकसताल लेक। इससे भारत की 3 नदियों, राकसताल लेक से भारत की 3 नदियों का उद्गम है। कौन कौन सी? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। एसएसवी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में। आप ये पॉइंट्स याद रख लेना। एसएसवी तिब्बत में कैलाश मानसरोवर पर्वत से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? एसएसवी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो हम सतलज की बात कर रहे थे, यहाँ से तो निकलते, लेकिन भारत में जहाँ प्रवेश करती है तो ये कौन से दर्रे से होके भारत में प्रवेश करती है? तो भारत में ये शिपकिला दर्रे से होके, भारत में शिपकिला दर्रे से होके प्रवेश करती है। सतलज जो है भारत में शिपकिला दर्रे से होके प्रवेश करती है। और सतलज नदी पे कौन सा है प्रोजेक्ट है? हरिके बैराज, हरिके बैराज। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हरिके बैराज किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर किस नदी पे स्थित है? सतलज नदी पे। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल डैम किस नदी पर है? भाखड़ा नागल डैम किस नदी पर है? तो वो सतलज नदी पे है। तो ये प्रश्न पूछे, ये प्रश्न ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, हरिके बैराज, इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नागल, सतलज। और सतलज जो है इसी में ब्यास आके मिलती है सतलज में, और ये दोनों सतलज और ब्यास आके ये आपके चेनाब में मिल जाती है और चेनाब इंडस में मिलके अरब सागर में गिर जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।